जिस ग्रंथ को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सार्वजनिक रूप से जलवाया था, इस ग्रंथ में भारत के एससी, एसटी, ओबीसी को हजारों वर्षों से गुलामों की जंजीरों में जकड़ कर रखा गया था। आपने सही अनुमान लगाया। मनुस्मृति। मनुस्मृति दहन सिर्फ एक ग्रंथ जलाना नहीं, बल्कि आधुनिक युग में भारतीय व्यवस्था परिवर्तन का एक क्रांतिकारी कदम था। और यह कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर के रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। आज इस वीडियो में हम यह तलाश करेंगे कि क्यों बाबा साहेब ने मनुस्मृति दहन का निर्णय लिया। क्या तारीख पूर्व से तय थी? मनुस्मृति खुद न जलाकर ब्राह्मणों के हाथों बाबा साहब ने क्यों जलवाया? क्यों इस कार्यक्रम में ब्राह्मणों का साथ बाबा साहब ने लिया? उसके क्या परिणाम हुए? और अंत में मैं आपको इस आंदोलन का, इस घटना का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू आपको दिखाऊंगा। स्वागत है बहुजन समाज के आंदोलन के अनछुए पहलुओं के इस श्रृंखला में। स्वागत है आपका, मैं मनोज कुमार। सबसे पहले हम उस सवाल पर चलते हैं कि क्यों बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन का निर्णय लिया। तालाब सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन से बाबा साहब महत्वपूर्ण परिणाम हासिल करना चाहते थे। पहला, उन्हें अपना आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना था और संपूर्ण भारत के अछूतों में मनुस्मृति दहन के संदेश द्वारा उनका मनोबल ऊंचा उठाकर उनमें स्वाभिमान पैदा करना था और अपने आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए उनका समर्थन जुटाना था। इसलिए बाबा साहब ने इस क्रांतिकारी आंदोलन को शुरू करने का कार्यक्रम एक मजबूत नींव गाड़कर करना चाहते थे। महाड़ के तालाब सत्याग्रह बाबा साहब के आंदोलन का मील का पत्थर था और इसलिए बाबा साहब इस सत्याग्रह को हर हालत में सफल करना चाहते थे, क्योंकि यह सत्याग्रह अगर विफल हो जाता तो अछूतों का मनोबल पूरी तरह टूट जाता और वे निराशा के गर्त में डूब जाते और फिर आंदोलन के लिए खड़े होने का साहस कभी न करते। मनुस्मृति दहन से जो परिणाम बाबा साहब हासिल करना चाहते थे, वह परिणाम धरे के धरे रह जाते और जिस मकसद से बाबा साहब इस क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ एक मजबूत नींव गाड़ कर करना चाहते थे, वह आंदोलन शुरू होने से पहले खत्म हो जाता। इसलिए बाबा साहब ने इसको एक रणनीति का हिस्सा बनाकर इस आंदोलन को सफल किया। अब चलते हैं उस सवाल पर कि क्या तारीख पूर्व से तय थी। महाड़ तालाब सत्याग्रह की तारीख तथा स्थान तय करने का फैसला 20 मार्च 1927 को कुलाबा जिला महाड़ परिषद के 1 महीने बाद यानी सत्याग्रह के 8 महीने पहले किया गया था, परंतु मनुस्मृति दहन का कोई भी जिक्र उस परिषद में नहीं किया गया था। मनुस्मृति दहन के बारे में इन 8 महीनों के दरमियान बाबा साहब ने कोई भी वक्तव्य नहीं दिया। हाँ, मनुस्मृति जलाने के उपरांत सत्याग्रह का बहिष्कृत भारत का जो विशेषांक निकाला था, उसमें मान्यवर शिवतारकर जनरल सेक्रेटरी इनके नाम से सत्याग्रह की कार्यक्रम की पत्रिका निकाली थी। उसमें दूसरे अन्य कार्यक्रमों के साथ मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम का उल्लेख है, परंतु यह कार्यक्रम जिस पत्रिका में छपा वह सत्याग्रह का विशेषांक था और यह छपा 25, 26 और 27 दिसंबर 1927 को, और यह विशेषांक सत्याग्रह के बाद छपा। इसका मतलब मनुस्मृति दहन की तारीख मौखिक या लिखित रूप से बाबा साहब ने दहन के पूर्व घोषित नहीं की थी और उसे अंत तक गुप्त रखा। आखिर क्यों? क्योंकि 2500 सालों के इतिहास में किसी अछूत ने ब्राह्मणों का यह धर्म ग्रंथ सार्वजनिक रूप से जलाने का इतना बड़ा हिम्मत किसी ने नहीं किया था। यह भारत के इतिहास में अत्यंत विस्फोटकारी और क्रांतिकारी दस्तक थी। इसकी प्रतिक्रिया में महाभयंकर प्रलयकारी रण संग्राम होने की संपूर्ण संभावना बरकरार थी और ऐसे संभावित रण संग्राम का सामना करने निहत्थे, दुर्बल और मजदूर अछूत सक्षम नहीं थे। यह बात बाबा साहेब भली भांति जानते थे।
फिर भी इतनी बड़ी जोखिम बाबा साहब ने उठाई थी, इसलिए मनुस्मृति दहन के कार्यक्रम को जितना हो सके उतना गोपनीय रखने की खबरदारी बाबा साहब ने ली और उसे ऐन मौके पर घोषित किया गया था। यदि मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम पूर्व घोषित किया होता तो ब्राह्मणवादी शक्तियों ने पूरी तैयारी के साथ तालाब का सत्याग्रह विफल करने में कोई कसर नहीं छोड़े होते। अब चलते हैं उस सवाल पर कि मनुस्मृति खुद न जलाकर ब्राह्मणों के हाथों क्यों जलाया। इस सत्याग्रह में सहयोग करने वाले 6 ब्राह्मण थे: गंगाधर नीलकंठ, सहस्त्रबुद्धे, अविचित्रे, सुरेंद्रनाथ टिप्सी, शांताराम पोतनीस, केशव राव देशपांडे और बामन राव। इस सत्याग्रह में ब्राह्मणों को शामिल इसलिए किया गया था क्योंकि इस मनुस्मृति का दहन बाबा साहब ब्राह्मणों के हाथों करवाना चाहते थे, ताकि सत्याग्रह विरोधी ब्राह्मणों का गैर ब्राह्मण लोगों का साथ नहीं मिल सके और अछूत विरोधी धार बेधार कर अछूतों का बचाव किया जा सके। यदि ब्राह्मण मनुस्मृति जलाते हैं तो इसका सीधा दोषारोपण बाबा साहब पर नहीं किया जा सकता, और जो मनुस्मृति ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान प्रदान करती है वही ब्राह्मण यदि इसे जलाता है तो ब्राह्मणी धर्म ग्रंथ की मान्यता और पवित्रता खतरे में पड़ती है। और साथ ही साथ शूद्र और अछूत दोनों में जो इस ग्रंथ के कारण सताए हुए थे उनकी आपस की दूरी भी कम हो जाती है। यह बाबा साहब की रणनीति ब्राह्मणों को सत्याग्रह में शामिल करने की थी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, क्यों इस कार्यक्रम में ब्राह्मणों का साथ बाबा साहब ने लिया? ब्राह्मणों को सत्याग्रह में शामिल करने की बाबा साहब की वो कौन सी रणनीति थी, इसे समझना बहुत जरूरी है। 25 दिसंबर 1927 को होने जा रहे प्रायोजित सत्याग्रह पर न्यायालय ने प्रतिबंध लगा दिया था और इस कारण सत्याग्रह को रोकना पड़ा था। फिर उसके बाद वहीं पर सत्याग्रह की जनसभा हुई और जनसभा में मनुस्मृति दहन का प्रस्ताव गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे नाम के ब्राह्मण व्यक्ति ने रखा, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ और उसके बाद सभा स्थल से पूर्व नियोजित स्थान पर शाम को मनुस्मृति जलाई गई। बाबा साहब ने जाति व्यवस्था विरोधी आंदोलन को इस सत्याग्रह के माध्यम से प्रारंभ किया और उसी जाति विध्वंसक सत्याग्रह से जाति के कारण ही ब्राह्मणों को अलग करना, उसका मतलब जाति व्यवस्था ध्वस्त करने निकले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं जातिवादी सिद्ध हो जाते हैं। यह सिद्धांतहीनता है जिसे बाबा साहब कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचिए, जो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, अगर मान्यवर जवलकर के दबाव में आकर यदि बाबा साहब ने ब्राह्मणों को जाति के आधार पर ही सत्याग्रह में शामिल न किया होता तो बाबा साहब पर जातिवाद का यह मानवता विरोधी कलंक इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाता। इस विवाद का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि बाबा साहब का ब्राह्मणों को अपने साथ लेने का मामला केवल तालाब सत्याग्रह यानी केवल सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल करने का मामला था और वहीं तक सीमित था। उन्हें अपने आंदोलन तथा संगठन में हमेशा के लिए शामिल करने का नहीं था। इसलिए इस सत्याग्रह में जो भी ब्राह्मण शामिल हुए वे आगे चलकर बाबा साहब के किसी भी संगठन या दल में नजर नहीं आते हैं। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मणों को शामिल करने का मामला बाबा साहब ने उस सत्याग्रह तक ही सीमित रखा था। इंपॉर्टेंट एक और बात है इसमें कि यह सत्याग्रह बाबा साहब के नेतृत्व में हो रहा था, न कि ब्राह्मणों के नेतृत्व में, क्योंकि ब्राह्मण अक्सर जहां भी जाते हैं नेता बनने के लिए जाते हैं, अनुयायी बनने के लिए नहीं। परंतु इस सत्याग्रह में बाबा साहब ने यहां खबरदारी ली और उन्हें नेतृत्व के स्थान पर नहीं रखा। अब इतनी क्रांतिकारी कदम का परिणाम क्या हुआ? अपने नेतृत्व राष्ट्र स्तर पर स्थापित करना आवश्यक समझते थे बाबा साहब, क्योंकि हजारों सालों में अछूतों में कोई सक्षम नेतृत्व अस्तित्व में नहीं आया था। इस कारण अछूत हताश और निराश थे। यह तभी संभव हो सकता था यदि बाबा साहब की छवि देश में एक सशक्त क्रांतिकारी योद्धा तथा बहुमुखी विद्वान के रूप में उभर कर आती है। तालाब सत्याग्रह और मनुस्मृति दहन चिंगारी थी जिसके कारण बाबा साहब का सच्चा नेतृत्व की प्रतिभा एक ही दिन में संपूर्ण भारत में छा गई। अछूतों का आंखों का तारा बन गए और अछूतों का हौसला बुलंदियों को छू गया। देश के सभी समाचार पत्रों में मनुस्मृति दहन की खबर शीर्ष पंक्ति पर छापी थी। इंग्लैंड के
टाइम्स लंदन ने भी इस खबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा दिया। उस जमाने में आधुनिक तकनीक की कोई संचार साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन बाबा साहब ने यह ऐतिहासिक करिश्मा बगैर संचार साधनों के कर दिखाया था। अब जो मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि सबसे अनोखी बात, आइए उस पर चलते हैं, और यह जानना बहुत जरूरी है। इस कड़ी में सत्याग्रह को सफल बनाने के लिए बाबा साहब ने अपनी रणनीति का दूसरा और एक अनोखा और चौंकाने वाला बेहतरीन हथकंडा अपनाया था। जिस स्थल पर सत्याग्रह परिषद आयोजित की थी, उस स्थान पर एक विशाल मंडप खड़ा किया गया था, और उस मंडप में केवल एक ही तस्वीर लगी थी, और वह तस्वीर मिस्टर गांधी की थी। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि बाबा साहब गांधी भक्त थे? वास्तव में सत्याग्रह के एक महीने पहले बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत के अंक 25 नवंबर 1927 में गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह की आलोचना की थी, और गांधी की अहिंसा या व्यापक अर्थ में हिंसा ही है ऐसा घोषित किया था। परंतु उस मंडप में गांधी की तस्वीर लगाना उनकी रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि उस जमाने में महात्मा गांधी हिंदुओं के और कांग्रेस के सर्वमान्य नेता थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि गांधी अस्पृश्यता निवारण की ढपली जोर शोर से बजाते थे। बाबा साहब ने इस बात को बहुत ही बखूबी उपयोग किया, और गांधी का तस्वीर लगाने के बहाने सछूतों का सत्याग्रह विरोध तथा अछूत विरोध दबाने के लिए रणनीतिपूर्वक इस्तेमाल किया। तस्वीर के माध्यम से बाबा साहब विरोधियों को यह संदेश देना चाहते थे कि गांधी जी अस्पृश्यता निवारण का जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसी कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, यानी गांधी का विरोध कर रहे हैं। उस सभा में महात्मा गांधी की जय, तिलक की जय, आगरकर की जय, लोकहितवाद की जय, एकनाथ महाराज की जय, जय शिवराज, जिजा माता की जय, ये सारे नारे लगे, और आंदोलन सफल हुआ। भारत के लोग जो इस मनुस्मृति से हजारों सालों से दबाए हुए थे, इस मनुस्मृति दहन ने एक मानसिक आजादी देने का कार्य किया। सोचिए, हर आंदोलन के पीछे रणनीति बहुत मायने रखता है, इसलिए बाबा साहब के आंदोलन को समझने के लिए उनका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में अनछुए पहलू के साथ। जय संविधान, जय भारत।